हेलो। आज हम पढ़ेंगे टर्निंग मोमेंट डायग्राम। जो टर्निंग मोमेंट होता है वो हम पढ़ चुके हैं कि वो होता है आपका टी इक्वल टू एफ टी इंटू आर। तो हम इस पे जो है वैल्यू पुट अप कर देंगे तो ये फार्मूला होता है। बेसिकली जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम होता है, इट इज द कर्व बिटवीन टर्निंग मोमेंट एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एज इंडिकेट्स। नाउ वी विल स्टडी द टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। जो स्टीम इंजन होता है वो आपका जो है स्टीम से ऑपरेट होता है। सिंगल एक्टिंग में स्टीम आपकी एक साइड से एंटर करती है, डबल एक्टिंग में आपकी स्टीम दोनों साइड से एंटर करती है। कहने का मतलब, जब एक स्ट्रोक कंप्लीट होगा तो पिस्टन आपका जो है इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर मूव करेगा, और दूसरे में आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर। तो दोनों स्ट्रोक कैसे होंगे? वर्किंग स्ट्रोक होंगे इसमें। तो इसका जो डायग्राम है वो आपका कुछ इस तरह से है। दैट इज 0 to 180, दैट इज फॉर फर्स्ट स्ट्रोक, एंड 180 to 360, दैट इज फॉर रिटर्न स्ट्रोक, बिकॉज इट इज डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो आपका फंक्शन है, आपका साइन का फंक्शन है, तो इसका कुछ कर्व है जो हमारा साइनसोइडल फॉर्म में बनेगा। और इसमें जो एक लाइन होती है, मीन टॉर्क लाइन, तो ये मीन टॉर्क लाइन ऐसी जगह होती है कि उसके नीचे का जो एरिया है, जो एरिया दिख रहे हैं हम, ये वाला एरिया, तो ये एरिया आपका जो है, इसमें कंप्लीट एरिया हम मान लें, दैट इज जैसे कि इसमें ये वाला आपका जो है ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, तो ऊपर वाले जो एरिया है इन ओपनिंग्स को पूरा करते हैं। तो इससे हम जो है इजीली इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एरिया अंडर द कर्व होता है वर्क डन पर साइकिल। तो इसके लिए हमें मीन टॉर्क लाइन इसलिए हम लेते हैं, ताकि हम वर्क डन आसानी से निकाल लें। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा टर्निंग मोमेंट है आपका जो है स्टार्टिंग से बढ़ रहा है और जो है 90 तक मैक्सिमम है। अगर हम इसमें जो है थीटा 90 पुट अप करते हैं तो आपका जो है मैक्सिमम होगा। और इसके बाद में जैसे ही एंगल बढ़ेगा तो आपका टर्निंग मोमेंट घटना शुरू हो जाएगा, और इसके बाद में रिटर्न स्ट्रोक के लिए भी बिल्कुल सेम आपका डायग्राम ये बनेगा। तो इस तरह से हमारा ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम बना। तो ये आपका टर्निंग मोमेंट डायग्राम है, दैट इज फॉर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। नाउ द टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर फोर स्ट्रोक आईसी इंजन। तो हम जानते हैं कि फोर स्ट्रोक आईसी इंजन में चार स्ट्रोक होते हैं: सक्शन, कंप्रेशन, कंबसन एंड एग्जॉस्ट। तो इसमें आपके जो है तीन नॉन वर्किंग स्ट्रोक हैं और एक आपका वर्किंग स्ट्रोक है। तो जो वर्किंग स्ट्रोक होता है उसमें इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि वो एनर्जी बाकी के सारे जो स्ट्रोक हैं उनको पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो उससे मिल सके। और जो हमारा लोड है, लोड तो हमारा कांस्टेंट है। तो हमें जो है उस नॉन वर्किंग स्टॉक में तो उस एनर्जी से हम उन लोड्स को भी कंपनसेट करेंगे, और इस तरह से हम जो है विदाउट अफेक्शन इंजन को वर्किंग रखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो है आपका सक्शन है, कंप्रेशन है, वर्किंग और एग्जॉस्ट, चार स्ट्रोक हैं। तो सक्शन में आप देख रहे हैं कि नेगेटिव स्ट्रोक है पहले। तो नेगेटिव का मतलब ये है कि हमें जो है इंजन को इनिशियली, जब आपका जो है सपोज आपका इंजन जो है सक्शन के इनिशियल पॉइंट पे आया, तो वो एनर्जी एटमॉस्फेयर, सॉरी, वो एयर जो है एटमॉस्फेयर सक करेगा, तो उसके लिए उसको वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका जो है पिस्टन नीचे मूव करना शुरू होता है, सक्शन होता है, और लगभग जो है सक्शन स्ट्रोक के आधे पे पहुंचने के बाद हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव लूप शुरू हो गया। ये पॉजिटिव लूप आपका जो है कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे मास ऑफ द पिस्टन, करंट पिस्टन नीचे जा रहा है, लाइक दिस। इसके बाद में फिर आपका जो है कंप्रेशन, अगेन नेगेटिव स्ट्रोक है। तो जब हम जो है, जो हमारा चार्ज आ गया है और हमारे दोनों बाल्ब क्लोज हैं, तो हमें जो है कंप्रेशन, कंप्रेस करने के लिए चार्ज को बहुत सारा जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हमारा जो है कर्व बाकी सब लूप हमारा बाकी सब लूप से बड़ा है। इसके बाद जैसे ही हमारा जो है पिस्टन टॉप पर पहुंचता है कंप्रेस करने के बाद में, तो हमारा जो है कंबसन शुरू होता है, और कंबसन में हम देख रहे हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हो रही है। तो इस एनर्जी में जो हमारा लोड है, कुछ तो लोड शेयर कर लेगा, बाकी जो एनर्जी है हमारी वो फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाती है। और इस तरह से जो है आपका दैट इज एग्जॉस्ट। तो जैसे ही हमारा जो है वर्किंग स्ट्रोक यानी कि पॉजिटिव लूप खत्म हुआ, तो हमारा एग्जॉस्ट है। तो एग्जॉस्ट में गैसेस को बाहर निकालने के लिए क्या होगा, हमें वर्क करना पड़ेगा नॉन वर्किंग स्ट्रोक में। और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमारा जो है
अंदर जो है जो गैसेस हैं वो आपकी निकलेंगी, तो टू द टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो हमारी गैसेस हैं वो आपकी जो है इसके बेंच होंगी, और जो है हमारा ये हल्का सा हमें जो है पॉजिटिव पावर मिलेगी, जो कि हम नेग्लिजिबल है। अब इसमें देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज जो है हमें 10 HP का इंजन लिया हमने, तो 10 HP का इंजन है वो अप्रोक्सीमेट 50 HP पावर जनरेट करता है वर्किंग स्ट्रोक में। क्योंकि जो 10 HP है आपकी जो है आपके सारे स्ट्रोक में उसको रिक्वायर्ड तो 40 HP तो ही होगी आपकी। अब जो बची आपकी जो है 10 HP, तो 10 HP जो हमारी पावर है बाकी के सारे स्ट्रोक को पूरा करने में कंज्यूम होती है, फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह जो है काउंट होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है फोर स्ट्रोक इंजन का टर्निंग मूवमेंट डायग्राम है। अब इसके बाद करते हैं टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। इसमें भी हमारी जो है एक टी मीन लाइन है, तो हमने ये मान लिया कि जो नीचे के जो आपके जो है वेकेंट एरियाज हैं वो इस ने फिल कर दिया, तो हम इससे बर्गन इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। मल्टी सिलेंडर इंजन में हमारे सपोज 3 सिलेंडर इंजन लिया हमने जो है, और तीनों सिलेंडर की रेटिंग सेम है, और किसी के इंस्टेंट पे एक सिलेंडर आपका जो है मीडियम प्रेशर सिलेंडर होगा, एक आपका जो है हाई प्रेशर सिलेंडर, एक आपका लो प्रेशर सिलेंडर होगा। तो अब इसमें क्या है, ये आपका जो है इक्विवेलेंट आपका जो है टर्निंग मूवमेंट है इस तरह से। और ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो है सिलेंडर 1 है इस तरह से डार्क लाइन से, ये सिलेंडर 2 है डॉटेड लाइन से, और ये सिलेंडर थर्ड है आपका जो है डैश्ड लाइन से। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि पावर हमारी ओवरलैप कर रही है, तो इसलिए हमने जो आपकी टीम मीन है वो ऊपर बनाई काफी। तो ये जो आपकी टीम मीन है, तो ये आपका एरिया अंडर द कर्व विल बी द वर्क डन पर साइकिल। और जनरली जो क्रैंक है आपकी 120 डिग्री पर प्लेस होती है, इसलिए हमने जो है ये आपका जो है ये आपके जो है इसमें लिखा हुआ है क्रैंक्स आर यूजुअली प्लेस्ड एट 120 डिग्री टू ईच अदर। तो हमने इसको इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी वही है जैसे हम बात कर चुके हैं कि जो हमारा मेन टॉर्क लाइन है उसके ऊपर जो है और नीचे जो हमारी एनर्जी फ्लक्चुएट करते हैं उसको फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और जो है ये हमने पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही जो 50 HP पावर जनरेट करता है इंजन 10 HP का वर्किंग स्ट्रोक के दौरान। तो अब बात करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कैसे करेंगे। तो हमने एक जनरल टर्न मूवमेंट डायग्राम लिया, इसके ऊपर आपकी जो है आपकी इस तरह से कर्व है आपका। तो ये पॉजिटिव कर्व है, दिस इज द नेगेटिव, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमने मान लिया कि एट ए एनर्जी इज ई, और बी पर आपकी ई प्लस के वन, क्योंकि ए प्लस ए वन है, और आपकी जो है सी पर आपकी होगी जो है ई प्लस ए वन माइनस के ए टू हो जाएगा। और इसी इक्वेशन में आपका प्लस के ए थ्री हो जाएगा, फिर माइनस के ए फोर, प्लस के ए फाइव, फिर माइनस के ए सिक्स, प्लस के ए सेवन, ये सारी लिखी हुई हैं। तो लास्ट में जो हमारी एनर्जी है एच पर, वो आपकी जो है एनर्जी एट एक एक को लाना चाहिए, तो वो हमें न्यूमेरिकल से पता लगेगी। हमने मान लिया ऐसे ही आर्बिट्रेरली कि मतलब जो है एनर्जी इज एट डी इज मैक्सिमम एंड लीस्ट इज एट जी। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा आपका मैक्सिमम एनर्जी माइनस के मिनिमम एनर्जी। तो हमने जो है इसे निकाल लिया, ये आपका जो है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आ गया। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी टू द वर्क डन पर साइकिल, दैट इज इट इज नोट बाय सी, तो डेल्टा ई अपॉन वर्क डन पर साइकिल। तो वर्क डन हम जानते हैं कि टी मीन इक्वल इनटू थीटा होता है, एरिया अंडर द कर्व हो गया, और जो हमारा थीटा है एंगल टर्न इन रेडियंस, टू पाई आपका जो है टू स्ट्रोक इंजन के लिए है, और 4 पाई आपका फोर स्ट्रोक इंजन के लिए, क्योंकि जो है जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है आपका जो है टू साइकिल में मतलब जो है उसकी एक साइकिल कंप्लीट होती है, और इसकी आपकी जो है वन रोटेशन में एक साइकिल कंप्लीट होती है। और जो मीन टॉर्क होता है वो 60 p/2 पाई एन होता है, पी अपॉन ओमेगा, पावर इक्वल टू दी 2 पाई एन टी अपॉन 60। अब फ्लाईव्हील की बात करते हैं। जो फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील फ्लाईव्हील क्या होता है, एक रिजर्वायर होता है एनर्जी का, जो कि हमने बताया था कि जो वर्किंग स्ट्रोक के दौरान जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको वो स्टोर कर ले एक्सेस एनर्जी को, और जब उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसको वो डिलीवर करते हैं। तो इसलिए फ्लाईव्हील इज अ रिजर्वायर ऑफ एनर्जी। तो जनरली जब हमारा इंजन एक्सीलेट होता है तो एनर्जी हमारा फ्लाईव्हील क्या करता है, स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इनर्शिया, और जब इंजन की स्पीड कम होती है तो ये डिलीवर करता है।
तो this a flywheel can control the speed variations caused by the fluctuation of engine turning movement during each cycle of the operation. अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड की। तो द difference between the maximum minimum speeds during a cycle is called the maximum fluctuation of speed, and the ratio of maximum fluctuation of speed to the mean speed is called the coefficient of fluctuation of speed. तो as per the definition हमने मान लिया कि n is the mean speed, तो ये आपकी होगी n1 plus के n2 upon 2, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड इज n1 minus के n2 upon n होगा, maximum fluctuation of energy to the mean maximum fluctuation of speed to the mean speed। तो ये हमने n की जगह, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 60 होता है, तो हम जो है इसमें ओमेगा निकाल के यहाँ पुट अप कर देंगे, सॉरी इसमें पुट अप कर देंगे n1 की जगह 2 पाई ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60, तो इससे n निकाल लेंगे और यहाँ पुट अप कर देंगे, तो आपका जो है बाकी चीज कट जाएगी, आ जाएगी। और b इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ये आपका ये फॉर्म हो गया। तो आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ दिस, एंड जो हमारा ओमेगा है, ओमेगा 1 प्लस के ओमेगा 2 अपॉन 2, n1 इक्वल टू n1 प्लस के n2 अपॉन 2। तो ये आपका जो है यहाँ से हम इसको पुट कर देंगे, तो आपका ये CS का फार्मूला बन गया। नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस। इसको हम m से नोट करते हैं, m इक्वल टू 1 अपॉन CS, ये आपकी केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है। अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाईव्हील। तो जो फ्लाईव्हील होता है हमारा, वो एनर्जी स्टोर करता है। तो फ्लाईव्हील के पार्ट्स हैं कुछ, ये हब है आपका, ये वेव्स हैं, इनको हम भी बोलते हैं, और बाहरी पार्ट होता है रिम। तो ये आपके बैक एंड पार्ट्स हैं, ये खाली पार्ट है। तो ये खाली पार्ट क्यों करे हैं हमने, इसके अलग अलग शेप हो सकते हैं, कि मतलब किसी में मतलब जो है इस तरह से स्पोक्स हो सकते हैं, और किसी में जो है होल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें मास जो है फ्लाईव्हील से जितना दूर रखेंगे उतना ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। तो आर जितनी हम बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, ज्यादा एनर्जी उसमें स्टोर होगी। इसलिए एनर्जी का जो है, जो फ्लाईव्हील का जो रिम होता है, वो आपका काफी भारी होता है। तो हमने मान लिया कि ये m is the mass of flywheel, k square radius of gyration, I equal to mass moment of inertia m k square। स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील चेंजेस फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2, द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होगी आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने निकाल लिया आई ओमेगा स्क्वायर माइनस के हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया, और इसमें हमने फार्मूला लगा दिया, तो ये हो गया आपका। तो इसमें जो हमारा ओमेगा 1 प्लस के ओमेगा 2 बाई 2 आपका ओमेगा होता है, तो ये फार्मूला बन गया। तो आई हमने इसके बाद में ओमेगा से मल्टीपल डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आई ओमेगा स्क्वायर, और ये आ गया आपका। तो हम जानते हैं कि ये चीज होती है CS। तो आई ओमेगा स्क्वायर CS लिख लिया हमने, और आई इक्वल टू एम के स्क्वायर पुट अप कर दिया, तो एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर CS। और इसके बाद में हमने इसमें क्या किया कि ओमेगा की जगह हमने 2 पाई एन अपॉन 60 पुट अप कर दिया, और जो है इस वाले टर्म को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो और ओमेगा 1 माइनस के ओमेगा 2 की जगह इसकी वैल्यू पुट अप कर दी हमने इन द फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशंस। तो हमारा फार्मूला ये बन गया इस तरह से। तो हमारा जो है फाइनल जो फार्मूला है, डेल्टा ई इक्वल टू 2 ECS आया। 2 ECS कहाँ से आया आपका, तो ये आप जरा देखें, जो ई इक्वल टू होता है आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका आई ओमेगा स्क्वायर है, तो 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीपल कर दें, तो ये आपका बन गया ई। तो 2 ECS हो गया आपका ये। The radius of gyration K may be taken equal to the mean radius of the rim because thickness of the rim is very small। तो हम इसको कर सकते हैं, अगर मतलब जो है कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, तो दिस इज वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, द मास ऑफ द फ्लाईव्हील ऑफ इंजन इज 6.5 tons and radius of gyration is 1.8 meter. It is found from turning movement diagram that fluctuation of energy is 56 kilonewton per meter. If the mean speed of the engine is 120 rpm, find maximum and minimum speed। तो हमने इसमें गिवन डाटा लिख लिया, आपके m इक्वल टू इतना हो गया आपका, तो उसमें केजी में कन्वर्ट कर लिया, k इक्वल टू 1.8 मीटर, डेल्टा इक्वल टू गिवन है आपको किलो न्यूटन में, तो हमने इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, और n इक्वल टू 120 rpm। तो डेल्टा इक्वल टू ये फार्मूला हम निकाल चुके हैं। तो इससे हम n1 माइनस के n2 इक्वल टू 2 rpm निकाल लिया। और हम जानते हैं कि जो n होता है आपका, दैट इज द मीन स्पीड इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हमने एक फार्मूला ये ड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू गिवन है।
तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो हमने n1 और n2 कैलकुलेट कर लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉरिजॉन्टल क्रॉस कंपाउंड स्टीम इंजन डेवलप्स 300 kilowatt at 90 rpm. The CE as found from the turning movement diagram is to be 0.1 and the fluctuation of speed is to be kept within plus minus के 0.5% of mean speed. Find the weight of the flywheel required if radius of gyration is 2 meters. तो इसमें given values हैं आपको P इक्वल टू 300 किलोवाट, तो हमने इसको वाट में कन्वर्ट कर लिया, N इक्वल टू 90 आरपीएम, सी ई गिवन है आपको 0.1, के इक्वल टू 2 मीटर गिवन है आपको, ओमेगा माइनस का ओमेगा 2 दैट इज मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड इज द प्लस माइनस का 5%। तो इसमें प्लस 5% ऊपर प्लस 5% नीचे, तो कितना हो गया, ये 1 हो गया आपका, 1%, 1% ऑफ मीन स्पीड, तो आपका ये हो गया आपका 0.01 ओमेगा, और ओमेगा 1 माइनस का ओमेगा 2 अपन ओमेगा इक्वल टू 0.01, और ये हम जानते हैं कि सी एस होता है। तो वर्क डन पर साइकिल टी इंटू थीटा होगा, तो टी इक्वल टू 60 पी अपॉन 2 पाई एन, और हम जो स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन के लिए थीटा की वैल्यू होती है 2 पाई, हमने पुटअप कर दिया, तो 60 पी अपॉन एन, और जो है हमने इसमें पी की वैल्यू पुटअप कर दी है, तो हमारा जो है वर्क डन पर साइकिल निकल गया। अब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम जानते हैं डेल्टा इक्वल टू होता है वर्क डन पर साइकिल इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड, तो हमने इसमें वैल्यू पुटअप कर दी और हमने निकाल लिया। और लास्ट में हमें निकालना है मास ऑफ द फ्लाईव्हील, तो हम जानते हैं डेल्टा इक्वल टू एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी एस होता है, तो हमने जो है डेल्टा ई की वैल्यू पुटअप कर दी, एम के आपको गिवन है, और ओमेगा 2 पाई एन अपॉन 60 से हमने जो है निकाल लिया, और सी एस आपका 0.01 है, तो यहाँ से आपका एम निकल जाएगा 5630 kg। नाउ अनदर क्वेश्चन, the turning movement diagram of a petrol engine is drawn to a scale of turning movement 1 mm equal to 5 newton meter and crank angle 1 mm equal to 1 degree. The turning movement repeats itself at every half revolution of the engine, and the area above and below mean torque line are areas given in the rotating parts are equivalent to mass of 36 kg, radius of gyration given है, determine the coefficient of fluctuation of speed when the engine runs at 1800 rpm. The given values है, mass of the मास गिवन है आपको 36 केजी, के गिवन है, और एन स्पीड गिवन है, ओमेगा निकाल लेंगे इसे 2.60 करके, तो हमने ड्रॉ कर लिया इस डायग्राम को। तो इसमें एज पर द जो ये गिवंस हैं एनर्जीज, तो इन द फॉर्म ऑफ एम स्क्वायर गिवन है आपके, हमने इनको नोट कर लिया। अब वही ये मतलब जो है 1 mm स्क्वायर ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम इक्वल टू, इसमें गिवन है आपको जो है 5 × 1, तो मतलब 1 का मतलब जो है 1 डिग्री, मतलब पाई अपॉन 180 रेडियन में हो गया है, 5/36 न्यूटन मीटर हो गया। एनर्जी एटी हमने ई मान लिया, और बाकी वही हम कर लेंगे प्लस माइनस जो भी है, और इससे हमें पता लग जाएगा कि एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे है, तो ई प्लस के 295 प्लस में जो टर्म है आपका ई प्लस के 295 मैक्सिमम है, यहाँ पे 270 है। अब मिनिमम की बात करें जहाँ सबसे ज्यादा माइनस होगा, तो आपका जो है ई पर है, ई माइनस के 690, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी माइनस के माइनस मिनिमम एनर्जी कर देंगे, तो आपका 985 एम स्क्वायर आ गया। तो इसको हमने जो 1 mm स्क्वायर निकाला था, इसको पुट अप कर दिया 5/36, तो आपकी 86 न्यूटन मीटर या जूल आपकी जो है आ गई। तो हम जानते हैं कि डेल्टा ई इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी एस, तो डेल्टा ई आपका 86 आया, और इसमें आपका जो है एम 36 गिवन है आपको, और के गिवन है आपको, उसके बाद में जो है ओमेगा हमने निकाल लिया था, सी एस, तो ऐसे आपका सी एस हम निकाल लेंगे। Next question. If flywheel rotates at 250 rpm, drives a machine, the torque of the machine varies in a cyclic manner over a period of 3 revolutions. The torque rises from 750 Newton meter to 300 Newton meter uniformly during half revolution and remains constant for following revolution. It then falls uniformly at 150, क्या लिखा है, 750 Newton meter during the next half revolution and remains constant for one revolution. The cycle being repeated thereafter. Determine the power required to drive the machine and percentage fluctuation in speed if the driving torque applied constantly and mass of the flywheel is 500 kg with 600 radius of gyration. तो ये सब गिवन है आपको, तो हमने जो है ये डायग्राम बना लिया इस तरह से, जो है ये डायग्राम जो है, ठीक है। तो ये 3 रिवोल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं, तो हमने जो है 0 to 6 पाई तक के लिए हमने ड्रॉ कर लिया, क्योंकि 3 रिवोल्यूशन में कितना हो गया, 6 पाई एंगल हो गया, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई होता है। तो इसमें इन्होंने क्या रखा है, द टॉर्क राइज फ्रॉम 750 न्यूटन मीटर टू 300, तो 750 टू 300 हो गया ड्यूरिंग द
हाफ रिवोल्यूशन। तो इस तरह से हमने जो है इसको ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद में कांस्टेंट है आपका जो है ड्यूरिंग द वन रिवोल्यूशन। फिर उसके बाद में हाफ रिवोल्यूशन में आपका जो है 3000 तो 750 आपका आ रहा है। फिर उसके बाद में फिर एक रिवोल्यूशन तक ये आपका जो है कैसा है, कांस्टेंट है 750। तो ये हो गया आपका हाफ प्लस वन प्लस के हाफ प्लस के वन, 3 रिवोल्यूशन हो गया टोटल। तो नाउ द देखिएगा, एन गिवन है आपको, तो इससे ओमेगा निकाल लिया हमने, एम गिवन है आपको, के गिवन है। तो टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट साइकिल इक्वल टू एरिया हो गया आपका जो है ओ ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो इसको हमने जो है सब एरियाज में बांट लिया कि जो है इस तरह से आपका जो है एक रेक्टेंगल हो गया, है ना। एरिया ओ ए ई एफ प्लस ये आपके जो है दो ट्राइंगल हो गए और ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, ये हमने लिख लिए। तो इनके हमने जो है एरियाज निकाल लिए। और एरियाज निकालने के लिए हमने जो है जैसे आपका ये है तो 6 पाई मल्टीप्लाइड बाई 750 हो गया, ये 750। इसके बाद में नेक्स्ट उसकी बात करते हैं ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल तो 1/2 ए जी इंटू बी जी, तो 1/2 इंटू ये आपका हो गया आपका 300 माइनस के 750 प्लस ये हो गया आपका 2 पाई और मल्टीप्लाइड बाई 750। 300 माइनस 750 प्लस के ये आपका अगेन वही ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है, सेम ट्राइंगल। तो आपका जो है ये आपका एरिया अंडर द कर्व आ गया। इफ टी मीन इज इन न्यूटन मीटर एंड टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ टी मीन इक्वल टू 2 पाई, तो टी मीन इक्वल टू आपका आ गया ये आपका जो है 11,250 पाई अपॉन 6 पाई। तो इसका जो है इससे हमारा टी मीन निकल जाएगा, तो 1875 न्यूटन मीटर। तो ये आपकी जो है 1875 न्यूटन मीटर ये आपकी जो है लाइन आ गई। ओके, अच्छा। पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द मशीन पी इक्वल टू टी मीन इंटू ओमेगा। तो हमने टी मीन जो निकाला है इंटू ओमेगा निकाला है, तो हमारी ये पावर आ गई। फॉर कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो डेल्टा ई हमारा कौन सा है, ये वाला है, ये वाला, ये जो एरिया है। तो इस एरिया को हमें निकालना पड़ेगा। तो ये आपका जो है 1875 3000, तो ये आपका निकल जाएगा यहाँ से 1/2। ये आपका जो है हो गया 1125। और ये आपका सिमिलर ट्राइंगल से निकालेंगे इस एल एम को। तो ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये एल एम इक्वल टू आपका आ गया 0.5 पाई और यहाँ एन पी भी इक्वल है। तो वही हमने जो है यहाँ पे 0.5 पाई इंटू ये रखा है प्लस के एम एन, ये आपका जो है एम एन 2 पाई है ही। और ये वाली लेंथ आपकी 3000 माइनस के 1875। तो हमने वही यहाँ पे पुटअप किया है, 1125 आ गया। और इस तरह से ये निकल गया हमारा। तो डेल्टा ई इक्वल टू आपका एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी एस होता है। तो हम डेल्टा ई निकाल चुके हैं, एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी एस। तो हमारा सी एस यहाँ से ये आपका आ गया 0.07 आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट द दिस यूनिट। थैंक यू।